वो 10 दिन। पार्ट 33। संजीव उस फाइल को पढ़ने लगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुरुजी और कोई नहीं, अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के फाउंडर अरिंजय अग्निहोत्री थे, जो कि इंडिया के टॉप 10 कंपनियों में से एक थी। अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के जो मालिक है वह कभी किसी के सामने नहीं आए, जिस कारण संजीव उन्हें पहचान नहीं सका। इतना ही नहीं, उसको याद आया कि अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के जो सीईओ है उसका नाम भी लक्ष्य अग्निहोत्री है, पर उसने कभी लक्ष्य अग्निहोत्री की कभी किसी मैगजीन पर फोटो नहीं देखी थी, जिस कारण वह उसे पहचान नहीं पाया। उसके मुंह से निकल गया, गुरुजी, अरिंजय अग्निहोत्री। वह बार बार फाइल को पलट कर देख रहा था। संजीव विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि साधारण सी वेशभूषा में रहने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, इंडिया की टॉप कंपनी का फाउंडर है। तभी ताराजी ने उसके हाथ से फाइल लेते हुए संजीव से बोला, सो मिस्टर संजीव, अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि जिस जमीन पर तुम खड़े हो ना, वह जमीन तुम्हें निगल भी जाएगी तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। ताराजी की आंखें तरेरती हुई बोली। संजीव की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो गई थी। सोचकर ही डर से पसीना पसीना हुआ जा रहा था। अगर इन पिछले दिनों जो भी उसने गुरुजी के साथ किया, अगर उसका बदला लेने पर वह आ गए तो उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। तभी ताराजी ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, लक्ष्य, मुझे ना उस आदमी से मिलना है, ना ही मेरे माता पिता से। मेरे माता पिता? ताराजी ने ऐसा कहा मानो उन्हें अपने माता पिता कहने में शर्म आ रही हो। देखिए, मैं समझता हूँ, मगर आपने उस आदमी को साफ साफ नहीं मना किया तो वह बार बार यहाँ आकर सबको परेशान करेगा। आप तो जानते ही हैं गुरुजी को, वह जब तक पानी सर के ऊपर से ना जाए वहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, वरना कितने लोग तबाह हो चुके होते, यह आप अच्छी तरह से जानती है। यह बात कहते हुए संजीव को लक्ष्य ने ऐसा घूरा कि जैसे कहना चाहता हो, तुम बच गए और मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से सब लोग परेशान हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं लक्ष्य कि वह आदमी। कहते हुए ताराजी कुछ क्षण रुक गई, फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी, जोर जोर से गहरी सांस लेने लगी। उन्होंने आंखें बंद किए हुए ही लक्ष्य से बोला, लक्ष्य, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप पर काबू पाया है। वह सामने आए तो मैं क्या कर बैठूं, मैं खुद नहीं जानती। मुझे डर है कहीं मेरे अंदर का ज्वालामुखी सब कुछ तबाह न कर दे। तभी किसी ने पीछे से कहा, डर से डरोगी तो वह तुम्हें और डराएगा, पर एक बार सामना करोगी तो वह खुद ब खुद भाग जाएगा। ताराजी ने आंखें खोलकर पीछे मुड़कर देखा तो गुरुजी यह बात कह रहे थे। जहाँ लक्ष्य सामान्य रूप से खड़ा था, वह संजीव अब गुरुजी को देखकर मन ही मन काँप रहा था, पर बाहर से खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। ताराजी गुरुजी के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए बोली, क्षमा करें गुरुजी, पर यह सब मेरे लिए इतना आसान नहीं। मुझे डर उनके लिए लग रहा है। बहुत सालों से मेरे अंदर एक ज्वालामुखी पनप रहा है, अगर वह सामने आए तो वह फूट जाएगा। माना कि आपके संरक्षण में मैंने स्वयं को बहुत शांत किया है, पर सच तो यह है कि वह अभी भी सुप्त ज्वालामुखी है, जो एक प्रतिक्रिया से विस्फोट हो जाएगा। आपको पता है ताराजी, जब ज्वालामुखी शांत होता है तो उसके ऊपर क्या होता है? एक झील। और यह तभी संभव है जब ज्वालामुखी अंदर से शांत हो। अगर उसके अंदर लावा रहा तो वह उबालता ही रहेगा और कभी न कभी तो फटेगा ही। गुरुजी ने शांत भाव से कहा। ताराजी अभी भी बेचैन थी। उन्होंने गुरुजी से कहा, पर मेरे अंदर इतना क्रोध है उनके प्रति, यदि मैं उनके सामने गई तो कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी सीमाएं भूलकर उनका अपमान न कर बैठूं। ताराजी छटपटाते हुए बोली, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ उनसे। कहना क्या, उन पर सारी भड़ास निकालना चाहती हूँ। यदि सामाजिक मर्यादा का ध्यान नहीं होता तो शायद उनके सामने आते ही मैं उनका गला दबा देती। तभी गुरुजी ने ताराजी के सिर पर हाथ रखा।
आंखें बंद करके एक मंत्र कहा। इस मंत्र को सुनते वक्त ताराजी ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जैसे जैसे गुरुजी मंत्र बोलते जा रहे थे, मानो उनके अंदर की छटपटाहट कम हो रही थी। अब कैसा महसूस कर रही है आप ताराजी? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेहतर। जानती हो ताराजी, जरूरत से ज़्यादा हम क्रोध कब करते हैं? जब हम उस व्यक्ति से डरते हैं। आप भी डर रही है कि कहीं वह आदमी आपको वापस उस नर्क में ना ले जाए। आपको डर है कहीं आपके माता पिता द्वारा वही बेकार के तर्क देकर, आपको संस्कारों का हवाला देकर आपको उसी मोड़ पर वापस खड़ा ना कर दे। क्यों ताराजी, मैं सही कह रहा हूँ ना? ताराजी गुरुजी के इस तर्क से मौन हो गई, जो कि इस बात को स्पष्ट कर रहा था कि गुरुजी सही कह रहे थे। ताराजी जानती है, आप यदि किसी को हराना हो तो बस उसके क्रोध को जागरूक कर दो और उस क्रोध को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर कर दो। फिर उसे हराना एक चींटी को मसलने जितना आसान हो जाएगा, क्योंकि क्रोध में इंसान की बुद्धि क्षीण हो जाती है और उसके सोचने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिस कारण वह जिस बिंदु के लिए सामने वाले से झगड़ा कर रहा होता है, उस बिंदु को छोड़कर वह बाकी बेकार के तर्कों को कहने लगता है। यदि आप क्रोध को मन में बसाकर फिर उनसे मिलेंगे तो यह निश्चित है कि वह आपसे वह करवा लेंगे जो वह करवाना चाहता है। पर यदि आप शांत बुद्धि से दृढ़ निश्चय के साथ निडर होकर उनके पास जाएंगे तो आप न केवल अपनी बात को कह पाएंगी बल्कि वह कर भी पाएंगे जो सही है। गुरुजी ने अपनी बात कही। गुरुजी की बात को संजू ध्यान से सुन रहा था और पहली बार उसे मनन करने की कोशिश भी कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी इन सब चीज़ों से गुजर चुका था। ताराजी, भय सभी के अंदर विद्यमान होता है, चाहे वह मैं हूँ या आप हो या आपके पति हो या आपके माँ बाप, कोई भी इससे अछूता नहीं है। पर यह याद रखिएगा कि मृत्यु से बड़ा इस दुनिया में कोई भय नहीं है। आप तो उससे उबर चुकी है, बाकी तो इन सब से नगण्य है। गुरुजी ने जब यह बात कही, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उस चमक को देखकर ताराजी समझ गई कि वह क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद ताराजी हल्का सा मुस्कुराई, मानो उन्हें समझ में आ गया हो कि उन्हें क्या करना है, और गुरुजी को प्रणाम किया। लक्ष्य से बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, लक्ष्य उन्हें अंदर बुला लीजिए। ताराजी की आंखों में इस वक्त अलग ही चमक थी। कुछ देर बाद ताराजी अपने कमरे में अपनी चेयर पर बैठी थी। उनके पति और माता पिता अंदर आए। उनके पति के चेहरे पर अभी भी घमंड दिख रहा था और माता पिता को देखकर सब पता चल रहा था कि वह यहाँ भी मजबूरी में आए थे। एक पल के लिए ताराजी भावुक हो गई, पर फिर उन्हें पुरानी सभी बातें याद आ गई, जिस कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षण के लिए घृणा और नफरत आ गई। पर फिर उन्होंने गुरुजी की बातों को स्मरण करके स्वयं को सामान्य किया। ताराजी ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही उन लोगों से कहा, बैठिए, क्या बात करनी है? ताराजी के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। इस पर उनके पति उत्तेजित होते हुए बोले, मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम अभी भी बैठी हुई हो, भूल गई सारे संस्कार? आप यहाँ मेरे संस्कारों पर लेक्चर देने तो नहीं आए हैं, मेन पॉइंट पर आइए, क्या बात करनी है? ताराजी ने शांत होकर कहा। उनके पति गुस्से से तिलमिला उठे और अपने सास ससुर से बोले, देख लिया आपकी बेटी कितनी बदतमीज़ है, अपने पति से बात करने की तमीज़ नहीं। इस पर उसके माता पिता बोले, बेटी हम्मान, आप मुझे बेटी नहीं कहे तो बेहतर होगा। शायद आप भूल रहे हैं, आप ही ने ही तो मुझसे कहा था कि अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, तो कुछ भी कहने का हक आप खो चुके हैं। ताराजी ने अपने माता पिता की बात को बीच में से काटते हुए कहा, क्यों मम्मी जी, इसी संस्कारी बेटी की तो आप दुहाई दे रही थी, जिसे आपसे बात करने की तमीज़ तक नहीं है। बदतमीज़ तो पहले की ही थी, पर अब बददिमाग भी हो गई है। देखिए कैसे जहर उगल रही है। उनके पति ने व्यंग करते हुए कहा। इधर संजीव बगीचे में इधर उधर टहल रहा था। वह जानने को उत्सुक था कि अंदर क्या हो रहा है।
अंदर जा नहीं सकता था क्योंकि यह तारा जी का निजी मामला था, पर उसे रहा नहीं गया और वह चुपचाप जाकर कमरे के बाहर खड़ा हो गया उनकी बातें सुनने के लिए और चुपचाप देखने लगा। तभी उनके पति ने यह बात कही। तारा जी ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, क्या करूं, 10 साल एक जहरीले पेड़ के साथ रही हूं, थोड़ा तो असर रहेगा। अब देखिए ना, इस अमृत रूपी आश्रम में रहकर वह जहर खत्म नहीं हुआ। इस पर उनके पति ने वहां रखे हुए पेपर वेट को उठाकर फेंकने की कोशिश की, पर तुरंत तारा जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा, यह गलती मत कीजिएगा, यह आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ना मैं अब आपकी पत्नी हूँ। भूल गए, आप ही ने तो कहा था कि मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं है। अगर आपने कुछ भी गलत हरकत की तो आपको पुलिस का मुंह देखना पड़ेगा। तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रही हो? ठीक है, बुला लो। शायद तुम भूल रही हो, अब तक हम लीगल रूप से पति पत्नी हैं। मैं कहूँगा इन आश्रम वालों ने तुम्हें किडनैप करके रखा है और फिर देखता हूँ कैसे तुम यहाँ रहती हो। इस बात पर तारा जी ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उनके पति उन्हें बोर कर रहे हैं। उन्होंने कान में उंगली डालकर कान खुजाते हुए कहा, यह मच्छर भी ना कान के पास भिनभिनाते रहते हैं। वैसे आपने बताया नहीं, आप यहाँ क्यों आए हैं? यह नज़ारा देखकर संजू मुंह दबा के हंसने लगा। वही उनके पति बौखला उठे और लगभग चिल्लाते हुए बोले, तुम खुद को समझती क्या हो? इस पर तारा जी ने शांति से कहा, आपको यही बात करनी थी। अगर और कोई बात नहीं है तो आप जा सकते हैं। जस्ट शट अप, 1 मिनट। यह कहकर मिस्टर मेहरा ने अपने बैग से एक पेपर निकाला और उन्हें देते हुए कहा, इन्हें साइन कर दो। तारा जी वो पेपर्स देखने लगी। क्रमशः दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।